दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। प्रदीप जैन जी हमारे साथ हैं, गठबंधन का चेहरा है। किस प्रकार की तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह है, ये चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। पहले तो बधाई आपके लिए, चेहरा बनाए गए हैं आप। सौरभ भाई, अब मैं आपके माध्यम से अपने बुंदेलखंड के एक एक नौजवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और प्रणाम करता हूं मातृशक्ति को, बुजुर्ग जनों को, जिनकी शक्ति से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वो संचार इस बुंदेली माटी के लिए है। मैं देखता हूं कि जब से मुझे एक गठबंधन से प्रत्याशी बनाया है, ये चुनाव जनता खुद लड़ रही, क्योंकि मेरे पास तो ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है और ना मैं कई फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। मैं आम आदमी हूँ और मैं देखता हूँ कि जब भी मैं थकता हूँ तो किसी बुजुर्ग का हाथ मेरे सिर पे होता है, किसी माँ का आंचल मैं अपने ऊपर महसूस करता हूँ और किसी नौजवान का साथ अपने हाथ में देखता हूँ। इस 7-8 साल के कैरियर में हमने एक चीज तो महसूस की है, ललितपुर जलाओ चाहे झांसी जलाओ, जब भी कोई बड़ी समस्या होगी, जब भी कोई बड़ी मुसीबत सामने आएगी तो कोई नेता सामने आए ना आए, प्रदीप जैन जी जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। जनता हमारी मालिक है और हम उसके सेवक हैं, और जब सेवक मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करे तो वो एहसान फरामोश है। और मैं कभी भी जनप्रतिनिधि चुना गया, मैं हमेशा अपने मालिक के प्रति जवाब दे रहा। मैं कभी किसी बंगले में कैद नहीं रहा, मैं किसी गाड़ियों में घूमते हुए नहीं दिखा, मैं सड़क के बीच में रहा। और ये मेरी अंतरात्मा जानती है कि हम जनप्रतिनिधि रहे या ना रहे, लेकिन वो एहसान जो झांसी ललितपुर की महान जनता ने किया, जिसने मुझे 2009 में एक छोटे से व्यक्ति को, एक ड्राइवर के बेटे को लोकसभा तक पहुंचाया, मंत्री बनवाया, तो मैं उस महान जनता का ऋण अंतिम सांस तक उतारने का प्रयास करूंगा। और यही कारण है कि अगर किसी पर कोई आपत्ति आती है तो मुझे लगता है कि जहां इसका पसीना गिरे हम अपना खून बहा दें, हम अपना बलिदान कर दें। प्रदीप जी, हम लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, लगातार सवाल जवाब होते रहते हैं। कई जगह लोगों ने आपके कार्यकाल को याद किया, जबकि आप ना तो पावर में ना कहीं हैं, लेकिन पुराने कामकाज को लोग याद करते कि प्रदीप जैन जी बढ़िया थे, मिल लेते थे, काम बताते थे, काम हो जाया करता था और ज़्यादा कोई भ्रष्टाचार के आरोप भी आपके कार्यकाल में नहीं लगे हैं। देखिए, एक भी आरोप मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं लगा। ये झांसी की, ललितपुर की महान जनता का मत का प्रभाव है और मैं हमेशा यही प्रयास करता रहा कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह रहूं। जनता की कोई भी समस्या है, मैं समझता हूं कि वो मेरी समस्या है और मैं उनके बीच से नहीं जाऊं। अगर मैं उनके सुख दुख में, उनके विकास की यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा तो मैं जनप्रतिनिधि कहलाने योग्य नहीं हूं। प्रदीप जी, गठबंधन से आप हैं, गठबंधन के जो साथी वो साथ में हैं कि नहीं है? पूरे सारे जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आप पार्टी के हों, चाहे बुंदेलखंड क्रांति दल के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, भीम सेना के हों, जितने भी हैं, और इसके अलावा जनता ने सैकड़ों दल बनाकर, छोटे छोटे दल बनाकर, किसी ने कोई विकास सेना बनाई। हमारे बुंदेली विकास के अध्यक्ष टीटू भाई, जिन्होंने 5000 लोगों ने बुंदेलखंड प्रांत के लिए अपना मुंडन कराया था। हमारे बुंदेली निर्माण मोर्चा के भाई भानु सहाय जी, सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दे रहे हैं और चुनाव सीधे जनता तक उन्होंने थोपा है। दो बातें सामने आई, एक तो ध्यानचंद जी के लिए भारत रत्न घोषित कराने को लेकर लगातार आवाज आपकी तरफ से उठाई गई, लेकिन अभी तक जो सत्ता में बैठे वो नहीं करा पाए। दूसरी चीज जो लगातार बात सामने आती रही है, जिसमें से बुंदेलखंड राज, उमा भारती ने यहाँ के लोगों को ठगा, बुंदेलखंड राज के नाम पर जीती और उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। देखिए, मैंने हमेशा बुंदेलखंड राज्य के लिए प्रयास किया, विधानसभा में संकल्प और प्रस्ताव पारित कराया, और चूंकि जब मैं मंत्री बना तो मेरा प्रयास था कि बुंदेलखंड के सारे सांसद इससे सहमत हों और दोनों राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस पर स्वीकृति दे, लेकिन दोनों राज्यों ने स्वीकृति नहीं दी। और यही कारण है बुंदेलखंड मेरे चाहने के बावजूद भी
एक लटका हुआ मुद्दा रहा। आज भी मेरे मन में एक ही बात है, दादा ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे ब्रह्मानंद जो देवता के रूप में अवतरित हुए, स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए, उन ब्रह्मानंद लोधी जी को भी भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। ये दोनों पुरस्कार इस बुंदेलखंड के लिए बहुत अनिवार्य हैं। लेकिन ये सरकार जो पुरस्कारों का वितरण कर रही, चाहे पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वो जातियों के वोटरों के हिसाब से कर रही। प्रदीप जी, जब हम धौर्रा में होते हैं और तालवेट होते हैं, तो जब भी ट्रेन की बात सामने आती तो वहाँ के लोग कहते हैं प्रदीप जनादित होते तो अभी यार ट्रेन रुकना चालू हो जाती, और आपके कार्यकाल में वहाँ पर ट्रेन रुकी भी हैं। किस प्रकार के आपके वो प्रयास थे? देखिए, एक हमें मौका जो जनता ने दिया था, मैंने 63 ट्रेनों के स्टॉपेज कराए। नई ट्रेन लाइन झांसी से लेके टीकमगढ़ तक प्रारंभ कराई, झांसी से कानपुर तक दोहरीकरण कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया, झांसी में 1000 करोड़ रुपए की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई, एम्स के स्टेटस का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वीकृत कराया, कोच फैक्ट्री बनाई, हर खेत के अंदर कुआं बनवाया, मंडी बनाई, तालाब बनाए, और इसके अलावा बुंदेलखंड पैकेज से किसानों को निःशुल्क ट्यूबवेल के लिए लाइट दिलाई। लेकिन ये मेरी ताकत नहीं थी, ये जनता की ताकत थी। उस महान जनता की ताकत थी जिसने मुझ जैसे अदने व्यक्ति को, जिसके पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, और जो एक ड्राइवर का बेटा है, उसको एक शक्ति दी। और मुझे लगता है कि आज भी बुंदेलखंड के लोगों के साथ छल हो रहा। पहले ग्रोथ सेंटर के नाम पे जमीन हथियाई गई, एक फैक्ट्री नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर में कहा गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, 5 साल तक डुगडुगी पिटती रही, आज भी वहां घास फूस खड़ी है, चिटपिटी भी नहीं बनती। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दोनों तरफ इंडस्ट्री लगाने की बात की गई, प्लेन मैदान है। और अब बीडा के नाम पर किसानों की सहमति के बिना, किसान कह रहे कि बाजार मूल्य ज्यादा है, 5 साल से कीमत नहीं बढ़ी, उनकी जमीन को दबाव बनाकर खरीदने का काम कर रही और विदेशी कंपनियों को देगी। उसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि जिनकी जमीन ली जा रही उनके लिए कुछ लाभ मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। ये वैसे ही हो रहा है कि जब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आज़ाद हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, 1000 करोड़ रुपए की हम लेके आए थे, तो उसमें प्रावधान था कि बुंदेलखंड के लोगों को आरक्षण होगा, नियुक्तियां मिलेंगी, उसके 2 महाविद्यालय ललितपुर में खुलेंगे। लेकिन उसके अंदर कमीशनबाजी के चक्कर में वो महाविद्यालय ललितपुर में नहीं खोले गए। ललितपुर में एक बात जिसको आपने लगातार बोली है, एक एयरपोर्ट को लेके वोट मांगा जा रहा है और बल ड्रग पार्क को लेके वोट मांगा जा रहा है। दोनों जगह एक ईंट भी अभी लगना आरंभ नहीं हुई है। नहीं, कहीं नहीं। जमीन बढ़ाने के लिए बार बार जो एयरपोर्ट 2013 में एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम हम लाए थे, वो बिल्कुल बनने वाला था, लेकिन 14 के बाद हर 6 महीने में स्थान बदल जाता, आसपास की जमीनों के भूमाफिया दाम बढ़ा देते और वो प्रस्ताव वहीं का वहीं है। मेट्रो ट्रेन, हर बार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेट्रो ट्रेन चलेगी, लेकिन जो डीपीआर स्टेशन की बनी उसमें मेट्रो ट्रेन का कोई प्रोविजन नहीं है। आज भी जो कोच फैक्ट्री है उसके अंदर 3000 कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन 100 से भी कम कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के उसमें काम कर रहे हैं। झांसी का नाम बदल दिया गया, झांसी का इतिहास बताया कि झांसी का जन्मदिन 15 दिन का है, मुर्दों पे टैक्स लगा दिया। मुख्यमंत्री कहते थे कि यहाँ का हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा, 5 गुना बढ़ा दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर पर व्हीकल के चालान ना हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो। ये स्मार्ट सिटी है, ऐसा शहर जिस शहर के अंदर जगह जगह हर आदमी को पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, कुछ भी नहीं किया गया। आज जो स्थिति है, जो ठेले वाले हैं रोज खदेड़े जाते, कभी उनमें डंडे गलते हैं, कभी उनको भगाया जाता, मिलता कुछ नहीं है। आज किसानों पे ओले गिरे, ओले का पैसा नहीं मिला, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं करता हो। चंद्रपाल यादव जी साथ हैं कि नहीं है? चंद्रपाल यादव जी और उनका पूरा दल
और सारे और गठबंधन के दल सारे लोग मिलकर एक साथ हैं। और मेरा कहना यह है कि बुंदेलखंड के लोगों के साथ छलावा मत करो। आज बुंदेलखंड के अंदर सूती मिल बंद पड़ी, नहीं चालू होती, चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर में ये स्टेट का सब्जेक्ट है। सूती मिल का आधा हिस्सा बेच दिया, विवाहघर चल रहा, अब उसके अंदर प्लॉटिंग करने की तैयारी है। रानीपुर टेरिकॉट बंद हो गया। आज ललितपुर में जो जड़ी बूटी का उद्योग था वो दम तोड़ रहा है। तो कुछ भी चीजें यहाँ, पत्थर का व्यापार, पूरी धौरिया की जितनी भी जाखलों की खदानें थी बंद कर दी। आज जिस तरह से बुंदेलखंड के लोग करा रहे हैं, अमृत जल पेयजल योजना में 1,76,000 करोड़ रुपए का लोन भारत सरकार ने लिया। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर पानी पहुंच रहा हो। सड़कें खोद दी गई, पाइपलाइन प्लास्टिक के पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति के पाइपलाइन हो। अगर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इसी तरह लोगों के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं तो इस तरह की योजनाएं बुंदेलखंड के लोगों को नहीं चाहिए। आज बुंदेलखंड के लोग रोजगार चाहते हैं। BHEL के अंदर जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, आज उसके अंदर ऑर्डर मिलना बंद हो गए, ना के बराबर ऑर्डर मिल रहे हैं। राजकीय संग्रहालय जो बनाया था उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड बीतकाएं दिखा रहे हैं। कोई भी चीज, जिस चीज से झांसी का इतिहास हो वो नहीं की गई। और उसके बावजूद जो गोद लेते हैं, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, सांसद बनते हैं, जो चीज गोद लेते हैं उसका सत्यानाश हो जाता। पहले हम लोगों ने महाआरती की, जब पहुंच के अंदर पहुंच का कोई विकास नहीं हुआ, उसको भी इनकी पार्टी ने गोद लिया था। तो गोद लेते क्यों हैं? कोई विकास की ऐसी इबारत बता दें कि हमने 100 लोगों को रोजगार दिया। प्रदीप जी, बड़े पैमाने पर कांग्रेसी या सपा वाले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि है बीजेपी में शामिल होने के पीछे? श्याम सुंदर झांसी से चले गए, खुद शामिल हो गए। देखिए, पहले गुंडागिर्दी जो होती थी, दबाव जो होता था वो गलियों में होता था। कोई एक जग्गू कल्लू कोई बदमाश होता था, वो डराता धमकाता था, वो आदमी कभी चंदा दे देता था, कभी सिर झुका के निकल जाता था और खौफ रहता था। लेकिन जो शहर का सबसे मूर्धन्य व्यक्ति होता था, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, प्रभावशाली व्यक्ति होता था, वो संरक्षण देता था कि गुंडों से किसी को नुकसान ना हो, गुंडे उससे डरते थे। लेकिन आज गुंडागिर्दी दिल्ली से हो रही, दिल्ली के अंदर गुंडे बैठे हैं और वो ईडी, CBI, इनकम टैक्स, पुलिस इन सब का दुरुपयोग कर रही। पहली बार है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में, संघीय ढांचे में, राज्य में केंद्र के एजेंसियों के लोग पिट रहे और केंद्र में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ठूस के जा रहा। और ये 5 साल भी अगर कायम रहा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कश्मीर की बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वर्ग बनेगा। आज कश्मीर में विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? मणिपुर क्यों जल रहा? आसाम के अंदर त्राही त्राही क्यों मची है? आज जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, उसी सब्ज बाग पर जबरदस्ती दबाव से मोदी वॉशिंग मशीन में लोगों को डाला जा रहा। उन पे चाहे जितने एलिगेशन हो, चाहे हम ललितपुर की बात करें, चाहे झांसी की बात करें, जो लोग सजाएं जिन पे बुलियां, जिन पे आर्थिक बहुत सारे एलिगेशन है, जैसे ही वो जाते हैं उनको सुरक्षित कर दिया। ये सब जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। 400 पार का नारा बीजेपी दे रही, यहाँ कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। देखिए, एक पैसे से चुनाव नहीं होता, जनता की ताकत से चुनाव होता। आज 400 तो इन्होंने प्रत्याशी खड़े नहीं किए, 400 प्रत्याशी ना खड़े करके 400 की बात कहना और बार बार कहना कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि ये झूठे हैं, ये लवरा हैं। नहीं, इस एक ये भी हो सकता है कि उनसे 400 पार का नारा देके कोई ये ना पूछे कि हार रहे कि जीत रहे, सरकार वापस आ रही कि नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं वो चर्चा ना हो कि बीजेपी सरकार आ रही कि नहीं आने की 400 पार। देखिए, कल इनके जो गठबंधन के सबसे इनके प्रिय साथी हैं, जिसे हम लुढ़कता हुआ हमेशा देखते हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा 4000 के पार। इनका बस नहीं चलता 40, इनको इससे मतलब ही नहीं है संख्या में, चूंकि इनकी गणत कमजोर है।
जब ये बोलते हैं गणित में कि हम 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डालेंगे, तो इन्हें नहीं मालूम होता कि 15 लाख में कितनी बिंदी होती। जब ये कहते हैं कि हर वर्ष हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो इन्हें नहीं मालूम होता कि 2.5 करोड़ और 25 में कितना डिफरेंस है। तो 50,000 पुलिस के सिपाहियों की नौकरी में 65 लाख ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों ने फार्म भरे। प्रदीप जी, चंदा के धंधा में जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारा आपको मालूम चला है, तो चंदे के धंधे में करोड़ों रुपए तो उन्हें ले लिया। अब उन्हें ये समझ में आ गया कि हजारों करोड़ होते क्या है, ये तो बीजेपी समझ गई। देखिए, चंदे के धंधे में सारी दुनिया ने देखा, पहले तो ये हिसाब ही नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन की बात देखें, इनकी नियुक्तियों की बात देखें, सदस्यता रद्द करने की बात देखें, राहुल जी और अन्य सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया था। अब चंदे के धंधे में जिन कंपनियों का प्रॉफिट साल भर का 100 करोड़ रुपए है, जिनकी कैपिटल ही केवल 150 करोड़ है, वो 700 करोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो फेक कंपनियां हैं, वो सेल कंपनियां हैं। और वो किसकी कंपनियां हैं सारे लोग जानते हैं। इनकी हर पोल खुल गई है और ये पोल हर जगह हर नौजवान को चुभने लगी है। लोग काम चाहते हैं, रोटी चाहते हैं। उनके माता पिता ने जिस तरह से उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, आज हम देखते हैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक पढ़ा लिखा नौजवान सुसाइड नहीं करता हो, डिप्रेशन का शिकार ना होता हो, सड़क पर किसी नशे के ऊपर लेटा हुआ ना मिलता, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। और जब काम की बात आओ तो वो कहते हैं अगर नौजवान घर में झाड़ू लगा रहा तो ये भी काम है, सब्जी बना रहा तो ये भी काम है, ये स्किल डेवलपमेंट के काम है। ये ज्यादा समय तक इस देश के नौजवान को मूर्ख नहीं बना सकते। प्रदीप जी, कुछ दिन पहले ललितपुर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ और सबका कार्यक्रम था, उसमें चंद्रपाल यादव आप भी थे। एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। साथ साथ आपके ही गठबंधन के एक पार्टी के पदाधिकारी को गांजे में पुलिस ने कार्रवाई की और आप कभी 2 दिन पहले एसपी से मिले भी हैं, तो पूरा घटनाक्रम क्या है वो? देखिए क्या है, प्रशासन दबाव बना रहा है। जब दिल्ली में बहुत ताकतवर लोग असामाजिकता से कोई कार्य करें तो नीचे तो सारे लोग आज़ाद हो जाते। श्रीमती इंदिरा गांधी की वो प्रतिमा जिसे हमारे पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला ने 1999 के अंदर गिरार के चौराहे पे लगाई थी, उस प्रतिमा को ढक दिया। उस प्रतिमा से वोट मिल रहा है, हर गली चौराहे पर प्रतिमा लगी, लेकिन उसको ढक दिया। कई बीजेपी नेताओं के होर्डिंग पोस्टर नहीं ढाके गए। हम बालाबेट में थे, बहुत शानदार स्वागत कर रहे मंत्री विधायक सांसद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी को तो फॉलो करती है पुलिस की गाड़ी आचार संहिता लगने के बाद। और जिस पदाधिकारी, वो पदाधिकारी कोई हमारे परिवार का सदस्य नहीं था, माँ कर्माबाई के भक्त कर्माबाई की समाज में जन्मा हुआ, साहू समाज का मेहरौनी का अध्यक्ष था। साहू समाज के होने के बावजूद भी वो समाजवादी पार्टी का भी नगर अध्यक्ष था। और उसको सिर्फ इस आधार पर कि पहले उन्हें दबाव दिया गया कि तुम भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले जाओ, नहा लो। जब उसने वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया, चूंकि उस पर कोई दाग नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, वो टेंट का काम करता था, वो ठेकेदारी करता था, तो उसको दबाव बना के कहा गया कि अब तुम नहीं जा रहे हो। रात के 12 बजे वो, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग, नाबालिग बच्चे, सबको मेहरौनी कोतवाली में बंद कर दिया और रात के 12 बजे ही उसका चालान कर दिया और 1.25 किलो गांजा रख दिया हमने। और जब हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करना चाही तो पीआरओ महोदय ही फोन उठाते थे। जब 3-4 बार फिर हम एसपी डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, पीआरओ फोन उठा रहा है। नहीं, वो फिर कल जब उन्होंने बताया हमने उनको, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है फोन उठाना, और उन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम इसकी जांच कराएंगे। अच्छा, आखिरी में लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत चर्चा हो गई तमाम मुद्दों पर। अनुराग शर्मा के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अमूमन एक दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, उनका भी 5 साल का कार्यकाल है, हमारा भी 5 साल का कार्यकाल है। कौन व्यक्ति, अगर बुंदेलखंड का एक छोटा सा बच्चा भी 5 रुपए लेके बाजार में मटका खरीदने जाता है तो वो चटका हुआ लेके नहीं आता, सीधा मटका लेके आता है। और चुनाव सीधे प्रत्याशी के क्रियाकलाप, चेहरे और उसके व्यक्तित्व पे होते हैं। हम किसी के नाम पर हम कहें कि हम अपने
पुराने इतिहास के नाम पर वोट मांगे, मैं समझता हूँ लोकतंत्र की ये हत्या है। लोकतंत्र में और भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, जब हम कोई भी दो खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो जो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं उनका इतिहास क्या है, वो किससे जुड़े हैं। अगर इंडिया की टीम एक छोटी सी पाकिस्तान की टीम से खेलती है और इंडिया की टीम का प्लेयर अच्छा नहीं है तो लोग निराश होते हैं, और वही अगर इंडिया टीम के अंदर कोई प्लेयर बहुत अच्छा है और सामने कोई दूसरी टीम है और उस टीम का प्लेयर ठीक नहीं है तो लोग इंडिया टीम की तारीफ करते हैं। तो कबड्डी में भी जब मैदान होता है तो दो पहलवान सामने होते हैं। हॉकी होती है, हॉकी में दत्ता ध्यानचंद को क्यों कहा जाता था हॉकी के जादूगर? इसलिए कहा जाता था कि वो हॉकी और गेंद के साथ रहते थे। तो वैसे ही ये झांसी ललितपुर लोकसभा है जिसमें जो भी प्लेयर है, जो भी प्रत्याशी हैं, अगर जनता के सामने सीधे उनका प्रस्ताव है, किसी की गारंटी पे चुनाव नहीं हो सकता, किसी का नाम लेकर चुनाव, चूंकि जनता चाहती है जब परीक्षा होती है तो किसी के पिताजी आईएएस हैं या किसी के परिवार के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उस आधार पर नंबर नहीं मिलते। नंबर जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी लिखता है उस लिखने के आधार पर मूल्यांकन होता है। जनता की अदालत में दोनों की कॉपियां, उनको भी लिखना पड़ेगी, हमें भी लिखना पड़ेगी। जो लिखेंगे, जो हमने 5-5 सालों में लिखा है, उसी पे मूल्यांकन होगा और उसी पर नंबर मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारी कॉपी जनता के आधार पर लिखी जाएगी। दल तो एक बाहरी चीज है, क्योंकि दल का चुनाव चुने हुए सांसद करते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है। जनता देखती है कि हम जिसे सीधा जानते हैं, जिससे सीधा हम मिलते हैं, जिसे हम सीधा बोल सकते हैं, और वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मालिक नहीं है, कोई राजा नहीं है, वो सेवक है। तो एक सेवक बनके हमने 5 साल काम किया, हमारे मित्र ने भी काम किया, वो जनता की अदालत में है। जनता इस चीज को समझेगी और हमें उम्मीद है कि जनता का जो निर्णय होगा वो हमें श्रेयोधार होगा। तो प्रदीप जैन हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस गठबंधन का चेहरा है, कहीं ना कहीं प्रदीप जैन की जब से टिकट हुई एक पॉजिटिव माहौल बढ़ रहा है, और जो बीजेपी के चेहरा है अनुराग शर्मा, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदीप जैन का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि जनता के बीच में रहे, हमेशा कनेक्टिविटी उनकी बनी रही, चाहे वो विधायक रहे हो जब झांसी के, और सांसद रहे तब भी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन के बीच में दोनों की चुनावी कैंपेन किस प्रकार की होती है, क्या मुद्दे होते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। चुनाव की तमाम अपडेटों के साथ हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, और हमारे साथ आज प्रदीप जी थे। ऐसे किसी ने के साथ फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आपका आभार। और सौरभ भाई, मैं चाहता हूं कि एक बार जो भी लोग चुनाव के मैदान में हैं उनकी आप डायरेक्ट भी डिबेट कराएं, और जनता को बीच में बिना दलों के आधार पर जनता के बीच में, ताकि एक खुली किताब की तरह हम बता सकें कि हमने क्या किया और दूसरे लोगों ने क्या किया, जितने भी प्रत्याशी हैं, जिस तरह एक डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि लोग इस आधार पर कि हम किसी की गारंटी पे चुनाव लड़ें या किसी को दोषारोपित करके चुनाव लड़ें, वो धारणाएं निश्चित तौर पर प्रदीप जी, अगर ललितपुर में अनुराग शर्मा से बात करेंगे, अगर वो प्रयास करेंगे तो ललितपुर में एक रिसोर्ट के अंदर इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे, दोनों प्रत्याशी हों और जनता सवाल पूछे, प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार।